हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जनरल अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे थे। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी एक अलग से सीरीज बनी है, आपकी चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है, देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकस्मिक आय में सम्मिलित नहीं है। द टर्म कैजुअल इनकम डजंट इंक्लूड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, रिसिप्ट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे लिया गया है? जो आकस्मिक आय है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे लिया गया है? इनकम टैक्स से लिया गया है कि जो आकस्मिक आय होती है, कैजुअल इनकम होती है, उसमें क्या चीज़ें नहीं आती हैं। आपने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, कैपिटल गेन होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। तो ये किस में आता है? जो आकस्मिक आय होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो उसमें कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो उसमें शामिल आपका नहीं होगा अंशों के विक्रय पर जो पूंजी लाभ होता है, वो इसमें शामिल नहीं होगा, वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। बाकी लॉटरी है, या फिर जो गैम्बलिंग से होगा, या फिर कोई राशि ऐसी है जो रोड पर पड़ी हुई मिलती है, या कोई बेनाम जो है आय होती है, वो सब किस में जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद measurement of the actual performance, setting up of standards, assigning the task, determination of goals। क्वेश्चन में कह रहा है जो कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो किससे रिलेट करती है? कि वास्तविक निष्पादन के मापन से, मानकों के निर्धारण से, कार्यों के अभिहस्तांकन से, लक्ष्यों को निर्धारित करने से। तो किससे रिलेट करती है? वो हो जाएगी वास्तविक निष्पादन के मापन से। कंट्रोल का मतलब यही होता है, कंट्रोलिंग इसीलिए की जाती है कि जो भी स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए थे उसी के अकॉर्डिंग ही काम हो सके। चाहे वो आप उसमें ले लीजिए कि कॉस्ट सही आए, या फिर जो है कोई अपव्यय ना हो, मटेरियल का मिसयूज ना हो, या फिर जो वेस्टेज ना हो, इन सब से रिलेटेड होता है। तो किसमें हो जाती है कि जो एक्चुअल में निष्पादन हो रहा है, परफॉर्मेंस दी जा रही है, वो सही हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार अंश का आशय है वे अंश जो। राइट ऑफ शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो राइट शेयर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अधिकार अंशों के बारे में। तो यहाँ पर उससे पूछ रहा है कि वो कौन से शेयर्स होते हैं। इशूड टू डायरेक्टर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स, इशूड टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि अधिकार अंश का क्या आशय है, या फिर ये अंश किस तरह के होते हैं, तो वो हो जाएंगे कि जो पहले से हमारे अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को दिए जाते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसीलिए इसको अधिकार अंश बोलते हैं, क्योंकि उनका राइट पहले होता है कि उन अंशों को वो ले, उन शेयर्स को वो ले। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, अलग से प्लेलिस्ट है, उसको एक बार देख लीजिएगा। पूरा आप लोग का जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कंद आवर्त अनुपात है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है वो कौन सा है। तो ये आपका क्वेश्चन जो आता है वो मैनेजमेंट में भी पूछा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी, दोनों में ही ये सिलेबस में आता है। ये बिजनेस फाइनेंस में भी इसको इंक्लूड किया जाता है इन्वेंट्री को। तो यहाँ पर ये अनुपात जो है वो किस तरह का होगा, तो आपने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में कि अनुपात जो होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, सॉल्वेंसी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है ये कैसा हो जाएगा? ये एक्टिविटी रेशियो होता है कि जो कंपनी में हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन सिटीजनशिप, एज, रेसिडेंशियल स्टेटस, जेंडर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कि जो टैक्स लगाया जाता है वो किस बेसिस पे लगाया जाता है आयकर अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिटीजनशिप, दूसरा हो जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप हो जाती है नागरिकता। नागरिकता का मतलब ये होगा कि आप उस देश के नागरिक हैं और आपको वहाँ पर वोट देने का राइट होगा। और जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, यानी कि निवासी स्थिति होती है, तो वहाँ पर निवासी स्थिति आपको सिर्फ जो है वहाँ पर उस वर्ष में, यहाँ पर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, उस वर्ष में
आप वहाँ पर टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं, उससे रिलेटेड होती है कि आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो उसके बेसिस पे निकाला जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, ना कि सिटीजनशिप की। हो सकता है कि किसी प्रीवियस ईयर में आप उस वहाँ पर सिटीजन हो, लेकिन वहाँ पर आपको टैक्स ना देना हो, टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही हो। लेकिन हो सकता है कि आप अगर जो है इंडिया में नहीं हो और उसके बाद भी आपकी यहाँ पर क्या बन रही है, टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो वो डिपेंड करता है, जो आधार शर्तें और अतिरिक्त शर्तें होती हैं, बेसिक कंडीशंस हैं और जो एडिशनल कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पे निकाला जाता है कि आप उस वर्ष में वहाँ पर एज ए टैक्स पेयर होंगे या नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। क्वेश्चन है, डेटर्स ₹40,000, BR यानी कि बेस रिसीवर्स कितने हैं? ₹20,000, क्रेडिट सेल ₹2,50,000, सेल रिटर्न है 10,000 का, बिल्स पेएबल है 10,000 की। द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम रख देंगे और आप आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज डेटर्स एंड रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू 365, यानी कि डेज आपको लिखने हैं। अगर क्वेश्चन में आपके मंथ दे रखे हो तो मंथ लिखिएगा, नहीं तो अगर डेज दे रखे हो तो डेज लिखिएगा। तो यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देंगे, तो हम निकालेंगे पहले एवरेज डेटर्स और रिसीवेबल्स। रिटर्न्स दे रखे हैं आप लोग के 40,000 के और जो बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 20,000 का दे रखा है। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बताया नहीं है, इसलिए इन्हीं को ही आप एवरेज डेटर या एवरेज बिल्स रिसीवेबल मान लेंगे। ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा 60,000 का। अब अपॉन में हमको नेट क्रेडिट सेल दिखानी है, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल दे रखी है, साथ में सेल्स रिटर्न बताया हुआ है। क्रेडिट सेल में से हम सेल रिटर्न को लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 माइनस 10,000 आ जाएगा 2,40,000 का। नेट क्रेडिट सेल में आ जाएगा 2,40,000 इंटू, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर्स जो है वो मंथ में दे रखे हैं, तो इंटू हम 12 करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 मंथ आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन निकालने को भी कह सकता है, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत रेखांकन विधि है। द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आपका क्वेश्चन है, ये किसी भी एक प्रोडक्ट है उसकी जो हम लागत निकाल रहे हैं, तो उसका बेसिक जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? तो उसके लिए यूज़ होता है यूनिट कॉस्टिंग। जब हम जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जितनी यूनिट्स है वो सेम है, एक जैसी हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूनिट कॉस्टिंग का। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं कुछ फार्मूलाज, आपको बताना है कि करेक्ट फार्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का। तो करेक्ट फार्मूला कौन सा हो जाएगा? आपको पता ही है, इसको निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 होता है। हम देख लेंगे कि ये फार्मूला कहाँ पर दे रखा है। ये दे रखा है आप लोगों का ऑप्शन बी में, कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ फर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप डीड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है, क्योंकि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं। वैसे तो कंपनीज एक्ट एक है 1956, अब जो कि संशोधन होने के बाद क्या 2013 चल रहा है। इसी तरह के आयकर अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम है, तो अलग अलग जो है अधिनियम चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूछा, जो साझेदारी होती है तो उसको गठित करने के लिए कौन सा एक लिखित अनुबंध होना चाहिए, रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वो हो जाता है साझेदारी सल्लेख, पार्टनरशिप डीड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऋणपत्र होते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स हैं, जब उनका रिडेम्पशन कर दिया जाता है तो जो एक बनाया गया होता है इसी के लिए फंड, रिडेम्पशन करने के लिए जो सिंकिंग फंड बनाया जाता है, उसका जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसमें प्रॉफिचर अकाउंट का अगर जो शेष बचेगा, बैलेंस होगा, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
तो इसके जो शेष होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में, और जो फॉरफीचर का होता है शेष उसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन माप का प्रयोग किया जाता है? विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग? AS2, AS5, AS6, AS13। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको भी देख लीजिएगा, अक्सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैचिंग करने को भी दे सकता है, तो स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस में जाएगा, वो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों की वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है उनके डैश के आधार पर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द एसेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, एग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन होता है यानी कि विघटन हो जाता है, तो वहाँ पर जो एसेट्स होती हैं उनसे जो वसूली की जाती है तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, उसको जो ट्रांसफर किया जाता है किस वैल्यू पर किया जाता है, तो उसे किया जाता है बुक वैल्यू पर, जो भी पुस्तकों में बुक में उसके जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, उस पर किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना ऊंचा अनुपात होता है उतना ही यह पक्ष में होता है, ये कथन लागू नहीं होता है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, दिस स्टेटमेंट डजंट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि जो स्टेटमेंट एक दिया गया है वो नीचे जो रेशियोज दे रखे हैं इसमें से किस पर लागू नहीं होगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पर जितना यानी कि ऊंचा अनुपात होता है उतना ही अच्छा होगा, उतना ही फेवरेबल होगा। तो कौन सा ऐसा है जो ऊंचा होगा तो वो अच्छा नहीं होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा? तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा, नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट अ चेंज विद द वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अब्सॉर्प्शन कॉस्ट। यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर आपका जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के बीच में डिफरेंस को, यहाँ पर जो आप उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो हो रहा होता है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते। वो क्या होगा, जो ओवरऑल होती है तो उत्पादन घटने या बढ़ने के साथ घट बढ़ जाती है। और देखिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो उसका अमाउंट सेम रहता है। जैसे कि आपने कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, रेंट पर ली है, तो आपका 10,000 का आपने रेंट दिया तो वो 10,000 रहेगा, भले ही आप वहाँ पर 5,000 यूनिट्स बनाए या फिर 10,000 यूनिट बनाए, लेकिन वहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अभी जो 10,000 का मैंने उदाहरण दिया, आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 यूनिट जो हम 10,000 जो हमारा रेंट है 10,000 रहेगा, लेकिन अगर हम 5,000 का प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000 अपॉन 5,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि 2 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी जगह पर 10,000 इकाइयों का उत्पादन करेंगे, 10,000 यूनिट्स को बनाने लगेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारा 1 आएगा, 10,000 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, पर यूनिट क्या हो जाती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। क्वेश्चन में आप जो पूछ रहा है आपका कि जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा परिवर्तन साथ परिवर्तित हो जाती है, तो वो हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ भी गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो प्रति इकाई पर यूनिट होती है वो स्थिर रहती है, वो हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, और जो प्रति इकाई पर यूनिट क्या होगी, चेंज हो सकती है, और जो उत्पादन हो रहा है उसमें चेंजेस के साथ ही वो हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। द बैड डेब्ट्स दैट हैव बीन रिटर्न ऑफ इट रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अशुद्ध ऋण होता है, बैड डेब्ट होता है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत परेशान करता है ये कि कहाँ पर इसको किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे दिखाना है। तो यहाँ पर जब जो है पहले हमने क्या था, उसको डिस्काउंट उसमें डाल दिया था हमने कि रिटर्न ऑफ नहीं होगा, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, वो हमको प्राप्त हो गया, रिकवर हो गया। तो अब उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, तो उसे क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण माल की वापसी भी डैश का एक भाग है। रिटर्न्स ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डिफेक्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ डैश।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने जो सेल किए थे लेकिन अब वो अच्छे नहीं हैं, उसमें कुछ खराबी है तो वो रिटर्न हो गए हैं, तो किसका एक पार्ट होता है? वो हो जाएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट होगा कि जो भी दोषपूर्ण माल होता है वो रिटर्न होकर आ रहा है तो वो उसी का ही एक हिस्सा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन सेवाओं को डैश भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आल्सो कॉल्ड एज डैश, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, नन ऑफ दीज। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं उसको और क्या कहते हैं? वो लॉजिस्टिक कहलाती हैं, संभरण लागतें भी कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीएम जैसे सेवा उद्योग के लिए डैश के साथ संबंध होना महत्वपूर्ण है। फॉर सर्विसेज इंडस्ट्री लाइक एससीएम, बॉन्डिंग विद डैश इज इम्पोर्टेंट। मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स, लैंड ओनर्स, सेलर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इस तरह का जो सर्विसेज दी जाती हैं, तो वहाँ पर हमारा किसके साथ जो है कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट होता है, किसके साथ बॉन्डिंग होना इंपॉर्टेंट होती है? तो वो हो जाएगा कस्टमर्स। कि जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि ये पता चले कि उनका क्या टेस्ट है, क्या रुचियाँ हैं, क्या उनको चाहिए है, किस तरह का वो इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, उस सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन हमको यहीं से मिलती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के मापन का आधार है। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि जो सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पे जो अकाउंटिंग है वो काम करती है, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आय के मापन का आधार होता है, यानी कि जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि आय का मापन है तो वो कौन से उसमें आएगा, कौन से सिद्धांत में आएगा? तो वो आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, मिलान अवधारणा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और जो लेखांकन अवधि अवधारणा है कि एक जो है फाइनेंशियल ईयर को होता है कि एक अवधि होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके लिए अकाउंटिंग की जा रही है। जो मुद्रा मापन अवधारणा है कि वही चीज़ें सिर्फ शामिल की जाती है जिसको कि हम मुद्रा में माप सकें, इसको कि हम मनी में मेजर कर सकें। और जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, लागतों की अवधारणा, यानी कि ऐसी लागतें जो कि उत्पादन करने या इन सारी चीज़ों में लागतें आती हैं तो कम से कम जो है हमको अपव्यय करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक कंपनी होती है तो अपने ऋण पत्र जो होते हैं उनका शोधन जो किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है कि किन किन चीज़ों से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर किस चीज़ से नहीं करेगी? लाभ से भी कर सकती है, आप मार्केट से अपने ओपन मार्केट में अपने इमेजेस को आपस जो है परचेज भी कर सकती है और कन्वर्जन भी कर सकती है अंशों में। क्या किससे नहीं कर पाएगी? जो संचित हानियां होती हैं उन हानियों से नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर जो विनियोग की बिक्री करने के बाद जो भी ये क्वेश्चन भी आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से लिया गया है। तो यहाँ पर जो शोधन कोष खाता है उसमें जो शेष बचेगा उससे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उससे ट्रांसफर करते हैं हम सिंकिंग फंड अकाउंट में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी, और आगे वीडियोस भी इसी तरह आपको चाहिए हैं तो मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इसकी और भी आपकी सीरीज आएगी एग्जाम तक आप लोगों के, जिससे कि आप लोगों का रिविजन अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।